एक लंबे ट्रैफिक को पार कर अनिका अपने घर पहुंची ही थी कि उसकी नजर वहां खड़ी एम्बुलेंस पर पड़ी। उसे लगा कि जैसे उसकी माँ उस एम्बुलेंस में बैठी हुई है। अनिका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, इसीलिए उसे सब धुंधला सा दिख रहा था। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सामने देखा तो सच में उसकी माँ एम्बुलेंस में बैठी थी। एम्बुलेंस का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके पापा मिस्टर महेंद्र एम्बुलेंस के अंदर लेटे हुए थे। अनिका तेजी से अपनी कार से नीचे उतरी और उस तरफ भागी। वहां जाते ही उसने देखा कि डॉक्टर फोन पर किसी से हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल में किसी तरह की तैयारियां करने के इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। जब अनिका ने देखा कि उसकी माँ रोए जा रही है तो उसने घबराकर पूछा, माँ क्या हुआ पापा को? अनिका की माँ ने जब उसे वहां देखा तो तुरंत उसे गले लगा लिया और जोर से रोने लगी। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अनिका ने दोबारा पूछा, माँ क्या हुआ है पापा को? इससे पहले कि मिसेस कपूर कुछ बोल पाती, अनिका के चाचा मिस्टर विशाल और बाकी परिवार के लोग वहां आ गए। चाचा तेजी से एम्बुलेंस में बैठ गए और बाकी लोगों को कार से आने को कहा। घबराई हुई अनिका भी उनके साथ बैठ गई। एम्बुलेंस में बैठते ही उसके चाचा ने अनिका को बताया कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है। वो आगे कुछ बोल पाते इससे पहले वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे और वहां पहुंचते ही बिना वक्त गवाए वो लोग मिस्टर महेंद्र को हॉस्पिटल के अंदर ले गए। हॉस्पिटल स्टाफ ने कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अनिका, मिसेस कपूर और उसके चाचा वहां खड़े बेचैनी से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे कि तभी डॉक्टर चिंता की लकीरें लिए बाहर आए। डॉक्टर के वहां आते ही अनिका ने हड़बड़ाहट में उनके पास आते हुए पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है मेरे पापा को? वो खतरे से बाहर है ना अब? अनिका की बात का सीधा साधा जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर महेंद्र की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। हम उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगले 48 घंटों तक हम आपको कोई छोटी उम्मीद नहीं दे सकते। उनका हार्ट अटैक काफी सीवियर था और ऐसे में पेशेंट की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। इतना सुनते ही अनिका की माँ वहां पड़ी एक बेंच पर बेजान सी होकर बैठ गई। अनिका ने अपनी माँ को संभालते हुए कहा, माँ क्या हुआ था पापा को? आज तक उन्हें कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ, फिर अचानक से इतना बड़ा हार्ट अटैक कैसे? वो तो कभी हार मानने वाले, कभी किसी की बात को दिल पर लेने वाले इंसान है ही नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे वो संभाल नहीं पाए? अनिका के सवालों का जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, अनिका हम लोग सब कुछ हार चुके हैं, सब कुछ। अपनी माँ की बात सुन अनिका ने एक बार फिर परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ है माँ? आप मुझे साफ साफ बताती क्यों नहीं? अनिका की माँ ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तेरे पापा तेरी शादी के मंडप को अपने हाथों से सजा रहे थे। इतना खुश मैंने उन्हें पहले एक ही बार देखा था, जब तू पैदा हुई थी। लेकिन तभी राहुल का फोन आया। उसने तेरे पापा से कहा कि अब वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता और इतना बोल उसने शादी तोड़ दी। राहुल ने सिर्फ ये शादी नहीं तोड़ी, उसने हमारा सम्मान, हमारा रुतबा, हमारा घर सब तोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, तेरी शादी का खर्चा उठाने के लिए तेरे पापा ने हमारी कंपनी को गिरवी रख दिया था, वो कंपनी जैसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अनिका टेक्सटाइल्स अब हमारे पास नहीं रही है। अपनी माँ से अभी अभी कही बातें सुन अनिका का शरीर ठंडा पड़ गया और उसने कहा, लेकिन मेरी शादी के लिए पापा ने कंपनी क्यों गिरवी रख दी माँ? तब मिसेस कपूर ने रोते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा कि तेरे पापा ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। अनिका के पापा मिस्टर महेंद्र कपूर एक जाने पहचाने बिजनेसमैन थे। उस शहर में शायद ही कोई ऐसा था जो अनिका टेक्सटाइल्स लिमिटेड को नहीं जानता था। अनिका को ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से सब बर्बाद हो चुका था। वो चुपचाप बिना कुछ बोले अपनी माँ के बगल में बैठ गई। माँ बेटी दोनों किसी मिट्टी के पुतलों की तरह बैठी हुई थी। एक साथ दो इतने बड़े झटके अनिका संभाल नहीं पा रही थी। तभी अनिका के चाचा मिस्टर विशाल वहां आए और कहा, भाभी मुझे लगता है आप लोगों ने जरूर कोई पाप किया होगा, तभी एक के बाद एक मुसीबतें हमारे सामने आ रही हैं। तब अनिका ने अपने चाचा से पूछा, क्या हुआ अंकल? अब आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अनिका के चाचा ने जवाब देते हुए कहा, भाई साहब ने जिस आदमी के पास अपनी कंपनी को गिरवी रखा था उसे भाई साहब की हालत के बारे में पता चल गया है और वो इसका गलत फायदा उठाकर कल ही हमारी कंपनी के सारे शेयर बेचने वाला है। अगर एक बार कंपनी के सारे शेयर किसी और के हाथों में चले गए तो फिर कंपनी को बचाना बहुत मुश्किल होगा। ये सुन अनिका अपनी जगह पर बेसुध होकर बैठ गई।
वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक उसकी जिंदगी में ये भूचाल कैसे आ गया। कल रात इसी वक्त वो अपनी शादी के सपने संजो रही थी। उसके लिए एक नई दुनिया शुरू होने वाली थी और आज की रात वो अस्पताल में बैठी हुई थी। जिंदगी आपको कब किस मोड़ पर ले आती है कुछ पता नहीं। अनिका जब पैदा हुई थी सब कहते थे कि वो बहुत भाग्यशाली है। उसके पैदा होते ही उसके पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था। लेकिन आज अनिका को लग रहा था कि क्या इसे कहते हैं भाग्य। डॉक्टरों का आना जाना देखते हुए रात कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। सुबह अनिका शीशे से अंदर लेटे अपने पापा को देख रही थी कि तब वो अचानक मुड़ी और कहीं जाने लगी। उसे इस तरह जाते देख उसकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रही है तू? अनिका ने अपना मुंह सीधा करते हुए अपनी माँ को जवाब दिया, वहीं जहाँ आज पापा को होना चाहिए था, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। कुछ ही देर में अनिका अपनी कंपनी के बाहर खड़ी थी। बाहर बड़े से बोर्ड पर अनिका टेक्सटाइल्स लिमिटेड देखकर अनिका के पैर एकदम से ठिठक गए। फिर वो आंसू पोंछकर तेज कदमों से अंदर चली गई। अनिका ने रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हुए पूछा, मैडम शेयर होल्डर्स की मीटिंग कहाँ पर है? उस रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत अनिका को देखते हुए पूछा, जी आप कौन? अनिका ने गुस्से भरी नजरों से उस रिसेप्शनिस्ट को देखा और कहा, मैं अनिका कपूर, इस कंपनी के मालिक मिस्टर महेंद्र कपूर की इकलौती बेटी। उस रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत खड़े होते हुए कहा, मैडम शेयर होल्डर्स की मीटिंग तो कब की खत्म हो चुकी है और कंपनी के शेयर्स तो बिक भी चुके हैं। तब अनिका ने पूछा, जिसने शेयर खरीदे हैं मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। अनिका के इतना पूछते ही रिसेप्शनिस्ट ने इशारा करते हुए कहा, वो जो काला कोट पहनकर खड़े हैं उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। वो आदमी अनिका की तरफ पीट कर थोड़ी दूर फोन पर किसी से बात कर रहा था। अनिका ने उसे देख मन ही मन सोचा, इसके हाथ पैर जोड़कर किसी भी तरह थोड़ा टाइम मांगकर शेयर वापस लेने की कोशिश करती हूँ। अनिका वहां जाकर धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। अनिका के इतना बोलते ही वो आदमी पलटा और उसका चेहरा देख अनिका दंग रह गई। उस आदमी का चेहरा देख अनिका ने कहा, राहुल तुमने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, लेकिन क्यों? मुझे तो तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरे परिवार को तो बख्श दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सब मत करो। जब अनिका ये सब बोले जा रही थी तब राहुल खिड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अनिका ने जब वहां देखा जहां राहुल देख रहा था तो उसे खिड़की के ब्लाइंड से वही लड़की की आंखें दिखी जो राहुल के बिस्तर पर थी। अनिका ने अपने दिमाग पर खूब जोर लगाया मगर उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उस लड़की को उसने कहाँ देखा था। तभी अचानक उस लड़की ने खिड़की का ब्लाइंड बंद कर दिया और जैसे ही अनिका राहुल की तरफ मुड़ी तो राहुल वहां से जा चुका था। वो भागकर बाहर गेट के पास गई लेकिन राहुल और वो लड़की वहां से जा चुके थे। उस वक्त किसी चपरासी ने आकर कहा, अनिका मैडम, आपको मंदिता मैडम ने बुलाया है। मंदिता और अनिका कॉलेज की दोस्त थी और मंदिता अनिका के पापा की कंपनी में लीगल एडवाइजर भी थी। मंदिता ने अनिका को अपने केबिन में बिठाया और बोली, अनिका मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। वैसे मैं ये नहीं जानती कि वो कारगर होगा भी या नहीं, पर अभी जैसे हालात में तुम्हारे पास एक यही रास्ता है। मंदिता के इतना कहते ही अनिका उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए बोली, जो भी रास्ता हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं सब कुछ करूंगी। बस मुझे अपनी कंपनी किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। तुम बस मुझे बताओ मुझे करना क्या है। मैं एक बिजनेस टाइकून को जानती हूँ जिसने कई बड़ी बड़ी कंपनियों को बचाया है। उसका नाम रेयांश सिंघानिया है। मोस्ट एलिजिबल बैचलर। कई नामी मॉडल्स उस पर मरती हैं। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस माइंडेड पर्सन भी है। प्राइवेट इंडस्ट्री में इतनी कम उम्र में सबसे बड़ी पकड़ बनाने वाला वही एक इंसान है। कई बिजनेस मैगजीन में उसकी फोटो और इंटरव्यू आए दिन आते रहते हैं। उसकी खास बात यह है कि उसके हाथ में जो भी कंपनी आती है वो हमेशा प्रॉफिट से सराबोर रहती है। कुछ तो एक्स फैक्टर है उसमें। मंदिता की बातें सुन अनिका को लगा उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई है, मगर तभी उस उम्मीद पर लगभग पानी फेरते हुए मंदिता ने कहा, अनिका मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देती हूँ, वो आदमी सनकी है। वो कहते हैं ना, मूडी पर्सन। हो सकता है वो तुम्हें एक ही बार में मदद के लिए हाँ बोल दे और ये भी हो सकता है कि वो तुमसे बात भी ना करे। बहुत ही खड़ूस है वो। तब अनिका ने खड़े होते हुए कहा, मुझे रियांश से मिलना है, अभी के अभी। मंदिता ने कहा, एक बार फिर सोच लो,
तुम उस अकड़ू और घमंडी इंसान से मदद मांगना चाहती हो या नहीं? अनिका ने कहा, मेरे पास कोई चॉइस है? तब मंदिता ने बताया कि रेयांश उसे किसी ब्लू मून नाम के 5 स्टार होटल में मिलेगा और अनिका रेयांश से मिलने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो होटल के अंदर गई तो उसने देखा कि कुछ जाने माने बिजनेसमैन अपने हाथ में फाइल लेकर होटल से बाहर आ रहे थे और वो रेयांश की तारीफ कर रहे थे कि उसका मिडास टच किसी भी कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। अनिका को उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिख रही थी जिसका नाम था रेयांश। अनिका ने रिसेप्शन पर जाकर रेयांश से मिलने के लिए कहा और रिसेप्शनिस्ट ने रेयांश के रूम से कॉल करते हुए अनिका को उसके स्वीट में भेज दिया। अनिका ऊपर जाते हुए रेयांश के रूम के बाहर बने वेटिंग एरिया में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। जब बैठे हुए काफी देर हो गई तो रात भर की जगी हुई अनिका को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा उसे घूर रहा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रेयांश था। अनिका तुरंत खड़ी हुई तो रेयांश ने कहा, मायरा तुम? अनिका एकदम से मायरा का नाम सुनकर चौंक गई क्योंकि मायरा तो उस लड़की का नाम था जो राहुल के साथ उसके बिस्तर पर थी। अनिका रेयांश के मुंह से मायरा का नाम सुनकर एकदम